मंदी अभी गई नहीं है और कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है। आज का विषय भी हमारा इसी पर ही है कि आने वाले समय में क्या नौकरियों पर फिर से संकट आ सकता है, क्या बेरोजगारी फिर से अपना फन फैला सकती है, क्या लोगों के जीवन पर कैसा असर इस बार देखने को हमें मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित कौशिक और हमारे साथ इंडिया टुडे हिंदी के संपादक हैं अंशुमन तिवारी जी। सर वेलकम। आपका सबका स्वागत है बीच तक के इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में रोहित। और पिछले साल जब कोविड पर नियंत्रण होने के संकेत मिल रहे थे और वैक्सीन आ रही थी, तब हमारे सबके दिमाग में आशंका थी कि क्या इसकी सेकेंड वेव आएगी। और सेकेंड वेव की संभावनाएं हमेशा वायरल पैंडेमिक्स में, जो वायरस से आने वाली पैंडेमिक्स होती हैं, उनमें सेकेंड वेव थर्ड वेव तक की संभावनाएं होती हैं। और नाना करते 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 हम वापस दोबारा उस स्थिति में आ गए जहाँ कई सारे शहरों में सेकेंड वेव आ गई है। लॉकडाउन की तैयारी शुरू हो गई है, पार्शियल लॉकडाउन हो गए हैं, नाइट कर्फ्यू आ गए हैं और ये शुरुआत अब कम से कम 4 या 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थितियां विकट हैं। अब ये परिस्थिति अर्थव्यवस्था के लिए, शेयर बाजार के लिए, रोजगार तलाशने वालों के लिए, काम धंधा दोबारा शुरू करने वालों के लिए इससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और संदेह और परेशान करने वाली परिस्थिति कोई नहीं है। और उसकी तपिश आप चारों तरफ आज जो स्थिति दिसंबर के बाद हमें बदलती दिखाई दी थी उसकी सारी तपिश और ये सारी आशंकाएं आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। तो आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि अगर आपको ये दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है तो आप अपने आप को कैसे एसेस करें, समझने की कोशिश करें कि आप कहाँ पर खड़े हुए और क्या क्या हो सकता है, कौन सी चुनौतियाँ आने वाले समय में आ सकती हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल भी इसी चीज़ को लेके है। तो क्या कोरोना की ये जो लहर है ये इकॉनमी के लिए घातक साबित हो सकती है? घातक इसलिए साबित हो सकती है क्योंकि पहली लहर का जो नुकसान है वो भी भरा नहीं गया। हम जो भी आंकड़े कहे जाएं, जो भी दावा किया जाए, पर भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में अभी भी है। इस साल की समाप्ति पर भारतीय अर्थव्यवस्था में -8%, -9% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, शून्य से नीचे होगा। भारत का कुल उत्पादन पिछले साल जितना था उससे करीब करीब 40 से 45 लाख करोड़ रुपए इस साल कम रहेगा और इसकी भरपाई होने में पूरा अगला साल निकल जाएगा। यानी हम समतल पर जब खड़े होंगे तब तक 2023 आ जाएगा। ये बात हमें ध्यान रख लेना ज़रूरी है। जो कारोबार बंद हुए थे वो दोबारा शुरू नहीं हुए, जो कारोबार लॉकडाउन में थे वो तो शुरू हो गए, पर लॉकडाउन के बीच में जो उड़ गए, जो खत्म हो गए, जो धंधे खत्म हो गए, 45 लाख करोड़ का जीडीपी अगर स्वाहा हो गया तो वापस नहीं लौटा। तो अभी हमने वो रिकवरी नहीं देखी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है, जिस रिकवरी की हम अभी तक बात भी कर रहे थे वो रिकवरी भी, उसकी जड़ें मजबूत नहीं, उसके पैर मजबूत नहीं है। हमारे पास जनवरी फरवरी के जो IIP के आंकड़े आए उनमें फिर कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया। हमें कुछ सेक्टर्स में थोड़ी बहुत डिमांड निकलती दिखाई पड़ी, पर बाकी सेक्टर्स में अभी वैसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। माइनिंग में वही परिस्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग में वैसी परिस्थिति है, सर्विसेज में भी खराब स्थिति बनी हुई है। तो अभी मंदी, कोरोना वाली मंदी गई क्या, अभी उसका जाना भी नहीं शुरू हुआ है। अभी तो हम इस स्थिति में हैं कि चीज़ें सुधरना शुरू हुई और उसी बीच में वापस लॉकडाउन लौट रहे हैं। हम ना भी कल्पना, मतलब ना हो ऐसा दुर्भाग्य ना हो कि पूरे देश में दोबारा लॉकडाउन की नौबत आए। हम केवल स्थानीय लॉकडाउन की बात कर लें, जो छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे इलाकों में या राज्य स्तर पर आने वाले, उनका भी बहुत गहरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इसलिए जब हम मंदी में हैं, महंगाई हमारे सर पर खड़ी है उस समय ये दूसरी वेव शुरू होना अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात, बहुत गहरी चिंता की बात है और उसका असर हमको शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। इसीलिए तो सर, जो अब ये छोटे छोटे राज्यों पर जो हम ये लॉकडाउन का इस समय देख रहे हैं, उससे महंगाई पर कैसा असर देखने को मिलेगा? क्या महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है रोहित, क्योंकि हमने जब पिछले कोरोना के लॉकडाउन के दौर में प्रवेश किया था, तब भारत में महंगाई की दर काफ़ी नीचे थी। अर्थव्यवस्था मंदी में थी, गिरावट थी, काफ़ी तेज गिरावट थी। मतलब उससे पिछले कई सालों में सबसे कम विकास दर का या ग्रोथ का साल था। लेकिन महंगाई तो हमारे साथ नहीं थी, महंगाई की दर में काफ़ी नियंत्रण था। पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी थी, सप्लाईज में शॉर्टेज नहीं थी। अब जब ये दूसरा लेवल शुरू हो रहा है और स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन शुरू हो रहे हैं, तब भारत रिकॉर्ड महंगाई की तरफ बढ़ने की संभावना है। हम इस पर लगातार बीच तक में चर्चा करते रहें, क्योंकि कोरोना से निकलते हुए कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गई। लगातार WPI का आंकड़ा बता रहा है कि आयरन की, स्टील की, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सारी कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ी हैं। तो एक तो पूरे सिस्टम में महंगाई बड़े पैमाने पर फैली हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई जिसकी महंगाई हमें दिखाई दे रही है। आयात से जो चीज़ें आ रही हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी और उसकी महंगाई हमें दिखाई दे रही है। अभी जो क्षेत्रीय स्तर पर लॉकडाउन है ये स्थानीय बाजारों में महंगाई बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से पर कोरोना प्रभावित करता है तो महाराष्ट्र से आने वाला जो सामान है, प्याज या बाकी चीज़ें या कपड़े या ऑटोमोबाइल,
उनकी आपूर्ति रुकेगी। तो इसमें वो चीज़ें जो मान लीजिए आपके लग्जरी कंजम्पशन का हिस्सा हैं, आपको कभी कभार खरीदनी होती हैं, उन्हें तो आप छोड़ने पर जो दैनिक खपत की चीज़ें हैं उनके मूल्य बढ़ने का खतरा है। और जो छोटे लॉकडाउन हैं वो छोटे छोटे बाज़ारों में, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शॉर्टेज पैदा करेंगे और महंगाई बढ़ाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति आने पर, चूँकि भारत एक लॉकडाउन देख चुका है और लंबा लॉकडाउन देख चुका है, तो लोग महंगाई उस बढ़ने की आशंका से महंगाई बढ़ाते हैं। महंगाई की आशंका से ज़्यादा बढ़ती है। महंगाई होने से ज़्यादा इस आशंका से बढ़ती है कि कीमतें बढ़ सकती हैं, इसलिए बढ़ा दें। तो वो जो ट्रेजेक्ट्री बनती है ना, वो ट्रेजेक्ट्री बनने का खतरा है। और इसलिए पिछले कोरोना की पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में महंगाई सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है, सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम 5-5.5% की CPI पर, 4-4.25% के WPI पर और व्यवहारिक रूप से कम 9-10% की महंगाई के बीच खड़े हुए हैं। सर, नौकरियां तो पहले ही नहीं हैं और लोग इससे जूझ भी रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि आप बेरोजगारी और ज़्यादा दिक्कत पैदा अब जैसे अब क्या है कि इसका नौकरियों पर जो नौकरियों की तस्वीर को करीब से देखें तो जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि सबसे पहले शुरुआत में सबसे निचले स्तर की जो नौकरियां थीं या रोजगार के अवसर थे, नौकरियां मैं नहीं कहूँगा, एम्प्लॉयमेंट कहूँगा, रोजगार कहूँगा, वो खत्म हुई। और इसलिए हमने बड़े पैमाने पर भारत में इतना बड़ा रिवर्स माइग्रेशन देखा जिसमें लाखों लोग पैदल अपने गाँव चले गए वापस। वो लोग थे जो दिहाड़ी पर काम करते थे, जो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, सोसाइटीज़ में काम करते थे, वो हिस्सा सबसे पहले प्रभावित हुआ। और बड़े पैमाने पर ऐसे लगभग माना गया कि 12 करोड़ के आसपास लोग थे जो इस तरह से पलायन करके वापस चले गए। फिर जब लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ तो हमने देखा कि गांव में थोड़ा रोजगार बढ़ा, क्योंकि गांव में मनरेगा वगैरह में काम मिला और ये लोग वापस लौटना शुरू हुए, इन्हें थोड़े बहुत सरकार शहरों में काम मिलने लगे। फिर बेकारी का दूसरा बड़ा झटका आया लॉकडाउन खुलने के बाद, जब मिडिल लेवल की नौकरियों में ज़बरदस्त कटौती हुई, क्योंकि कंपनियों ने जब अपने कारोबार शुरू किए और उन्होंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो छटनी शुरू की, निकालना शुरू किया, तनख्वाहें काटनी शुरू की। कोविड से पहले भारत में सैलरीड लोग करीब 8 करोड़ थे। कोविड के बाद उनकी संख्या घट के 6.7 करोड़ रह गई। ये बात CMI का आंकड़ा कहता है। अब अगर ये छोटे लॉकडाउन है तो इसमें फिर वही प्रक्रिया नजर आएगी। तो अभी उन नौकरियों की भरपाई तो हुई नहीं जो गई है और ना भरपाई होने की संभावना दिखाई दे रही। इसलिए भारत में बेकारी की दर, औसत बेकारी की दर 7% से ऊपर है, जो हर स्थिति में 45 साल 50 साल का सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है। अब अगर ये छोटे लॉकडाउन आते हैं या छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाओं में लॉकडाउन होते हैं तो सबसे पहले फिर उन्हीं लोगों पर असर पड़ेगा जो थोड़े समय के बाद उम्मीद से बाहर वापस आए और शहरों की अर्थव्यवस्था में उनको काम मिलना शुरू हुआ। रही बात मिडिल क्लास की या सैलरीड जॉब्स की या वाइट कॉलर जॉब्स की, वो तो वैसे ही टूटे हुए, उनकी तो नौकरियां अभी फ़िलहाल वापस नहीं आ रही क्योंकि कंपनियां या नियोजक उनको रोज़गार नहीं दे रहे हैं। तो जो सेक्टर लॉकडाउन के या कोरोना की पहली वेव में सबसे ज़्यादा टूटा था उसके लिए पहला खतरा है। और अगर कंपनियां इस क्षेत्र में लंबे समय के लॉकडाउन में फंसती हैं और ये लहर नहीं रुक पाती है तो फिर जो मिडिल लेवल की नौकरियां हैं जिनमें पहले से ही काफ़ी कटौती हो चुकी, उनके लिए भी फिर संकट और ज़्यादा बढ़ेगा। कम से कम इससे एक चीज़ तो समझ सकते हैं रोहित कि भारत में बेकारी जो गई नौकरियां हैं, नई नौकरियां तो छोड़ दीजिए, जिनको एक तो नई नौकरियां और एक गई नौकरियां हैं, तो जो गई नौकरियां हैं ना उनकी वापसी का सफ़र और ज़्यादा लंबा, 6 महीने से साल भर ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि वो जो गई नौकरियां उनको वापस आने के लिए कंपनियों को कम से कम साल भर शांति से काम तो करने की ज़रूरत है, उनका प्रोडक्शन आने लगे, उनको डिमांड दिखाई देने लगे, तो वो प्रक्रिया रुकेगी। तो सर, क्या ये स्थिति अब अगर वैसे हम देखें जो छोटे छोटे रूप में लॉकडाउन लग रहे हैं और अगर और स्थिति अगर विकट होती है तो ब्याज दरों पर क्या असर इसका? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आरबीआई ने क्या किया था कि आरबीआई को लग रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब रिकवरी वापस शुरू हो चुकी है, कर्ज सस्ता करने की सारी कोशिशें, जितनी कोशिशें रिजर्व बैंक कर चुका था किया, क्रेडिट की ऑफटेक बढ़ नहीं रही, 3-3.5% पर है, लोग कर्ज लेना चाहते नहीं है। तो ये इस बात की संभावना थी कि रिजर्व बैंक अब महंगाई बढ़ती देखकर बाजार में जो ज़्यादा पूंजी छोड़ने की प्रक्रिया उसने अपनाई थी, करीब 3 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने मार्केट में पंप किए थे पिछले साल मार्च से लेकर और जुलाई अगस्त तक, जिससे कि कर्ज सस्ता हो सके। उस प्रक्रिया को रिजर्व बैंक रोकने की तरफ बढ़ रहा था। कम से कम ब्याज दरें में कटौती तो रोक ही दी गई थी, क्योंकि उसका डर यह था कि बाजार में महंगाई बढ़ रही है और अब अर्थव्यवस्था में जितनी ग्रोथ आनी है, जितनी रिकवरी आनी उतनी आ चुकी है, इससे आगे कुछ बहुत जल्दी तेज़ी से नहीं होना है। लेकिन अब रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी दुविधा है,
जब रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी ईजिंग शुरू की थी या बाजार में पूंजी छोड़ना शुरू किया था मार्च अप्रैल के में, तब महंगाई कहीं नज़र में नहीं थी। अब रिजर्व बैंक के ऊपर दबाव ये होगा कि वो ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए बाजार में सस्ती ब्याज दरें बना कर रखे, जबकि महंगाई उस सर पर खड़ी है जो रिजर्व बैंक को बार बार इस बात के लिए बाध्य करेगी कि महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए कम से कम महंगाई रोक ली जाए, तो ब्याज दरें बढ़ाई जाएं, बाजार में पूंजी का प्रवाह सीमित किया जाए। सरकार ने अभी 2 दिन पहले ये कहा है कि जो रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का लक्ष्य रखा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी 4 से 6% के आसपास खुदरा महंगाई को ही टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ दुविधा ये है कि अगर ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो गई, बॉन्ड मार्केट तो बढ़ ही गया। बॉन्ड मार्केट में तो सरकार के लिए जो कोविड से पहले कोविड के बीच में जिस रेट पर सरकार को कर्ज मिलता था उससे 6% था, बल्कि 5.25% था, अब 6.25% के आसपास पहुंच गया है। तो ब्याज दरें तो बॉन्ड मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई हैं, और अगर रिजर्व बैंक को ब्याज दरें भी बढ़ानी पड़ी महंगाई रोकने के लिए मंदी के बीच में, तो फिर स्थिति बाजार के लिए काफ़ी जटिल हो जाएगी। एक तो बहुत सारे लोग कर्ज ले नहीं रहे हैं, और जो हिम्मत करके कोविड से उबरने के लिए नए कर्ज लेकर कारोबार शुरू कर रहे हैं उन्हें, उनके लिए फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी की लागत काफ़ी मुश्किल होगी उसमें। आज की हमारी चर्चा से निकलकर यही सामने आता है कि कोरोना की जो ये लहर है जो दोबारा इस समय दिख रही है हम लोगों को आती हुई, तो ये शायद एक चीज़ इसमें और मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये तो परिस्थिति है। मुझे लगता है इससे उबरने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है सरकार के लिए। सरकार को तात्कालिक तौर पर मुझे लगता है सारी जितनी इमरजेंसी सरकार ने लॉकडाउन लगाने में दिखाई थी, लगभग उसी युद्ध स्तर इमरजेंसी स्तर पर वैक्सीनेशन करना पड़ेगा भारत में। सारे काम रोक कर, जैसे सारे स्पेशल पावर रोक करके खींचकर सरकार ने यह तय कर दिया था कि हर आदमी अपने घर में बंद रहे, लगभग उसी गति और उसी रफ्तार से भारत में वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। ये पीठ ठोकने से या ये ढोल बजाने से कोई लाभ नहीं होगा कि हम दुनिया की फार्मेसी हैं। हम दुनिया की फार्मेसी हैं और हम अपने लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे यहाँ वैक्सीन वेस्ट हो रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को वैक्सीन नहीं दे पा रहा, और कोरोना की दूसरी लहर आ रही, तो अब दुनिया की फार्मेसी बने रही। तो मुझे लगता है कि इस दूसरी लहर से लड़ने, पहली लहर जब पहली लहर थी तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था। यही प्रोटेक्शन था कि आप काम काज बंद करके घर में बैठ जाइए, एक दूसरे से मत मिलिए। अब हमारे पास प्रोटेक्शन तैयार है, हमारे पास है कि अगर आप लोगों को वैक्सीन लगाते जाएंगे बहुत तेज़ी से तो हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। मुझे लगता है कि इस दूसरी लहर से सरकार को ये नसीहत और सबक लेना चाहिए कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाते हैं पर सबसे कम लोगों को वैक्सीन लगा पा रहे हैं। और ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जितनी तेज रफ्तार से, जितनी हाई स्पीड और जितने युद्ध स्तर पर चलेगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर, नर्सिंग होम्स, कंपनीज, एम्प्लॉयज़, सबको जोड़कर एक साथ सरकार तय करेगी। जैसे कि अमेरिका ने तय किया ना कि 1 मई तक अधिकांश लोगों के पास वैक्सीन पहुंच जानी चाहिए। ऐसे लक्ष्य जब रखे जाएंगे तब हम इस दूसरी लहर का असर रोक सकेंगे, क्योंकि अगर ये दूसरी लहर ज़्यादा बड़ी हो गई तो फिर क्या होगा कहना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। सरकार को इस समय बिल्कुल मुस्तैदी और रफ्तार के साथ वैक्सीन को लगाने पर ध्यान देना चाहिए। जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी उतना इस कोरोना के कहर से निपटने में आसानी होगी। बिस्तक पर हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, रोज़ हम आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। बिस्तक देखने के लिए धन्यवाद।